नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं टाइटेशन के बारे में। देखिए, 12th का एक टाइटेशन का पोर्शन है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे रेडॉक्स अनुमापन के अंदर FAS विथ केमेनोफोर, यानी FAS विथ केमेनोफोर, जिसमें FAS क्या है आपका, या तो ये FAS होगा एक तो ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन, और जो माध्यमिक विलयन होगा वो कौन सा होगा, केमेनोफोर माध्यमिक विलयन। अब देखिए, आपको एक उद्देश्य दे रखा होगा या आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक बोतल बी के अंदर एक बोतल बी दे रखी होगी, जिसके अंदर आपको अज्ञात विलयन का एक सॉल्यूशन दे रखा होगा, जिसके अंदर FAS भरा हुआ होगा, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी बोतल बी में दिए गए अज्ञात विलयन FAS की शुद्धता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए अशुद्ध नमूने के एक अशुद्ध नमूने के 14 ग्राम को 1 लीटर विलयन में घोलकर तैयार किया गया है। इसके लिए बोतल ए में 13.0706 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का एक मानक विलयन यानी ज्ञात विलयन दिया होगा। FAS का एक आपको मानक विलयन या ज्ञात विलयन दिया जाएगा बोतल ए के अंदर, जबकि बोतल बी के अंदर आपको क्या मिलेगा, अज्ञात विलयन, तथा आपको माध्यमिक विलयन KMnO4 भी दिया जाएगा साथ में। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको 2-4 बातों की ध्यान रखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करना है, और आपको ज्ञात विलयन तथा अज्ञात विलयन कौन सा दे रखा होगा, FAS का दे रखा होगा, और माध्यमिक विलयन कौन सा है, KMnO4 है। अब देखिए, KMnO4 को किस में भरना है, तो आपको मैं बता देता हूं, ब्यूरेट के अंदर KMnO4 को भरना है। यानी जो KMnO4 का यानी माध्यमिक विलयन का जो सॉल्यूशन दिया होगा वो हमेशा अपन ब्यूरेट के अंदर भरते हैं। और ज्ञात व अज्ञात विलयन, यानी आपको ज्ञात या अज्ञात विलयन जो FAS दे रखा है, ज्ञात व अज्ञात विलयन, इनको आप पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरना है और उसका अनुमापन आपको करना है। उसके लिए आप जो ज्ञात या अज्ञात विलयन को पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरना है। मान लो आपकी 20 ml की क्या है, पिपेट है। 20 ml आपने क्या किया, जो FAS है वो आपने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, और प्लस आपको क्या करना है उसके अंदर, यानी FAS के अंदर आपको आधी से आधी टेस्ट ट्यूब, यानी लगभग आधी टेस्ट ट्यूब आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कौन सा, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आधी टेस्ट ट्यूब आप तनु सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर यानी FAS के अंदर मिलाकर फिर आप अपना अनुमापन स्टार्ट करोगे। चलिए, फिर आपको इसके बाद जो आपको नोटबुक दे रखी होगी, यानी जो आपको कॉपी दे रखी होगी, उसके अंदर आपको क्या लिखना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सिद्धांत। सिद्धांत के अंदर आपको क्या लिखना है, देखिए, एक तो आपको लिखना है अनुमापन कौन सा है। एक तो अनुमापन किस प्रकार का है, यदि रेडॉक्स अनुमापन है तो रेडॉक्स अनुमापन के बारे में लिखना है, यदि अम्लसार अनुमापन है तो अम्लसार अनुमापन के बारे में लिखना है। मान लीजिए अभी अपन रेडॉक्स अनुमापन के बारे में बात करें तो देखिए, इसके अंदर जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, जबकि जो FAS दे रखा है वह आपका क्या है, अपचायक है, अपचायक का कार्य करता है। यानी KMnO4 इसमें ऑक्सीकारक है, जबकि FAS क्या है, अपचायक है। अतः ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स एक रेडॉक्स अनुमापन है। अतः यह एक रेडॉक्स अनुमापन है, यानी जो KMnO4 दे रखा है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, जबकि FAS किसका कार्य कर रहा है, इसमें अपचायक का कार्य कर रहा है। अतः यह किस प्रकार का अनुमापन है, रेडॉक्स अनुमापन है।
इसके अंदर जो KMnO4 है वह स्वयं सूचक यानी सेल्फ इंडिकेटर का कार्य करता है। यानी जो KMnO4 है वह स्वयं सूचक यानी सेल्फ इंडिकेटर सूचक का कार्य करता हुआ आपको अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग में परिवर्तित होता है। यानी ये KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का कार्य करता है तथा जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग में परिवर्तित होता है। यानी इसके अंदर आपको किसी प्रकार के सूचक का उपयोग नहीं करना है। यानी जो भी KMnO4 की अनुमापन है उनके अंदर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का कार्य करेगा। फिर देखिए सिद्धांत के बाद में आपको लिखना है उपकरण व आवश्यक सामग्री। जितने भी आपने अनुमापन के अंदर उपकरण उपयोग में लिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे पिपेट, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर और भी जितने भी आप उपकरण इसमें यूज ले रहे हैं, ड्रॉपर आदि, उनका आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आपको देख के प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण, देखिए आयनिक समीकरण लिखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नंबर 1, इन आयनिक अभिकरण को आप आधा आधा करके इनका निर्माण, आप पूर्ण अभिक्रिया का निर्माण कर सकते हो। आयनिक समीकरण के लिए देखिए आपको एक तो करना है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब इसके अंदर देखिए जो KMnO4 को अपन आयनिक रूप से लिख सकते हैं MnO4 माइनस। अब देखिए MnO4 माइनस ये चेंज होता है आपका Mn+2 के अंदर बदलता है। यानी रिएक्शन होने के बाद ये किस में, यानी उत्पाद में, कौन से उत्पाद में परिवर्तित होगा? Mn+2 में। अब इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन जितने हैं उतने ही आप क्या करोगे, जल के अणुओं को जोड़ दोगे। यानी कितने ऑक्सीजन है? 4, तो मैं यहाँ 4 जल के अणुओं को ऐड कर देता हूँ। फिर देखिए फिर आपको संतुलित करना हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन हैं उतने ही आप क्या करोगे, H+ को ऐड कर दोगे। फिर आपको आयन को संतुलित करना है। इधर देखिए एक तो है -1 और प्लस के 8, यानी +7 यहाँ आयन उपस्थित है, जबकि यहाँ कितने हैं, +2। अब इनको समान करने के लिए अपन क्या करते हैं, जिधर की साइड जितने प्लस अधिक है उतने ही क्या करोगे, माइनस का आपको जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ोगे। यानी माइनस के 5 जोड़ दिए तो ये -5 हो गया, +2 और +2 ये बराबर हो जाएंगे। यानी इस प्रकार आपको क्या करना है, आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। ये तो हो गई आपके अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसमें देखिए ये Mn का अपचयन होता है किसके अंदर, Mn+2 के अंदर। ये वाइबा के अंदर आपको पूछा जा सकता है इसके, इस अभिक्रिया के अंदर किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए दूसरा है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण, इसके अंदर जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसके अंदर जो Ap+2 फेरस है वो फेरिक के अंदर बदल जाता है और किस एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Ap+2 Ap+3 के अंदर चेंज हो जाता है। फिर देखो इस अभिक्रिया को में आपको ध्यान रखना, दूसरा यानी अपचयन, तो Mn का अपचयन हो रहा है और Ap का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है, पूर्ण समीकरण या पूर्ण अभिक्रिया। उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़े ऊपर वाली अभिक्रिया में, अर्ध अपचयन अभिक्रिया में, उतने से ही आप क्या करोगे, नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा कर दोगे। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर जोड़े हैं तो 5
से क्या करूंगा, नीचे वाली अभिक्रिया से गुणा कर दूंगा और नीचे वाली अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उतना ही क्या करूंगा, ऊपर वाली अभिक्रिया को गुणा कर दूंगा। अब आपको ये पूर्ण अभिक्रिया लिख लेनी है, यानी अभिकारक अभिकारक को एक साइड और उत्पाद उत्पाद को एक साइड लिखना है, यानी MnO4 माइनस प्लस मैं इससे गुणा करूंगा तब ये हो जाएगा 5Ap + 2 प्लस 8H प्लस। अब देखिए ये जो क्रियाकारक का 5 इलेक्ट्रॉन और इधर की साइड इलेक्ट्रॉन मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 5 इलेक्ट्रॉन क्रियाकारक के और 5 इलेक्ट्रॉन उत्पाद के, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए Mn + 2 प्लस 5Ap + 3 और प्लस 4H2, ये हो गई आपकी पूर्ण आयनिक अभिक्रिया। इस प्रकार आपको अर्ध अर्ध अभिक्रिया लिखकर आपको पूर्ण अभिक्रिया इसका निर्माण करना है। यदि आप पूर्ण अभिक्रिया लिखना चाहते हो तो आपको केवल इसमें इतना ही ध्यान रखना कि जो Fe ले रहे हैं वो कितने लेना है, यानी 5Fe, यानी जो आयरन के जो अणु आप ले रहे हो उसको आपको ध्यान रखना है, बाकी ये अभिक्रिया संतुलित हो जाती हैं। चलिए फिर आपको आणविक अभिक्रिया लिखनी है। ये तो हुई आपके आयनिक अभिक्रिया, फिर आपको लिखनी है आणविक अभिक्रिया। फिर अपन बात करते हैं आणविक अभिक्रिया के बारे में। नंबर 2 आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया में भी आपको पहले क्या करना है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखनी है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, उसमें भी देखिए पहले आपको क्या करना है, KMnO4, फिर इसके आपको क्या करना है, उत्पाद बनाना है। आप जो भी अपन सबसे पहले लेते हैं उसके साथ आपको सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उत्पाद के अंदर आपको मान लो पोटेशियम का मैं उत्पाद बनाऊं तो ये बनेगा K2SO4, यानी उसके साथ आपको सल्फेट जोड़कर उत्पाद बनाना है। दूसरा Mn, यानी K2 जोड़ दिया तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 से गुणा कर लो, यानी ये पोटेशियम इसमें संतुलित हो जाएगा। फिर Mn के साथ उत्पाद बनाना है तो 2MnSO4। फिर देखिए यहाँ सल्फेट कितने हो गए, 1 और ये 2, 3। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सल्फेट को संतुलित करने के लिए 3H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ देता हूँ। फिर आपको संतुलित करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जितने हाइड्रोजन है उसके ठीक आधे इधर मैं जल के अणु ऐड कर देता हूँ, यानी 6 हाइड्रोजन का आधा यानी 3H2O ऐड करता हूं तो ये हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। अब आपको केवल ऑक्सीजन को संतुलित करना है। अब इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन है 3। तो कमी किधर है ऑक्सीजन की, उत्पाद की तरफ। तो आप उत्पाद की तरफ क्या करोगे, जितने ऑक्सीजन कम है उतने आप क्या करोगे, नवजात ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो। तो ये अभिक्रिया पूर्ण संतुलित हो जाएगी, यानी जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया है ये अब पूर्णतः संतुलित अभिक्रिया। अब आपको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा है, APS का ऑक्सीकरण हो रहा है, ApSO4.NH4 का होल ट्वाइज SO4.6H2O। इसका यदि उत्पाद के अंदर चेंज करना है तो ये भी आपको सल्फेट के साथ जोड़कर चेंज करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा है, Fe का ऑक्सीकरण होता है। तो Ap2SO4 का होल थ्राइज, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो Fe+2 है वो किस में बदल रहा था, Fe+3 के अंदर, इसलिए मैंने क्या किया, Fe2SO4 का होल थ्राइज लिखा है यहाँ पर। फिर देखिए Fe2 ले लिया है, इसलिए आपको इस अभिक्रिया को यानी क्रियाकारक के को 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर
आपको नेक्स्ट उत्पाद बनाना है अमोनियम के साथ NH4 का हॉल्ट वाइज NH4 का हॉल्ट वाइज SO4। अब आपको सल्फेट को संतुलित करना है। यहां देखिए कितने सल्फेट है, 3, और यहां कितने हो गए, 2, यानी यहाँ 5 सल्फेट हैं। जबकि इस साइड देखिए यानी क्रियाकारक की साइड 1 1 2 2 दूना 4, यहाँ कितने सल्फेट है, 4। तो आपको कितने सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ने पड़ेंगे, एक यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ते हो तो सल्फेट की संख्याएं पूरी हो जाएगी क्रियाकारक की तरफ। ये हो गया आपका सल्फेट संतुलित। फिर आपको ध्यान देना है केवल हाइड्रोजन की तरफ, जितने हाइड्रोजन हैं उसका आधा क्या करोगे आप, जल का अणु जोड़ देते हो, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिर ये जो जल का अणु जोड़ा है उसके साथ आपने क्या किया है, एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आ गए हैं, तो आप इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्रियाकारक की तरफ क्या करोगे, एक नवजात ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, तो यह अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई। यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब आपको क्या करना है, पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है। अब देखिए जो आयनिक अभिक्रिया थी उसके अंदर तो आपने क्या था, उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पर भी जितने ऊपर नवजात ऑक्सीजन जुड़े हैं, यानी वहां तो अपन इलेक्ट्रॉन को देखकर गुणा करते थे विपरीत अभिक्रिया को, यहाँ आपको नवजात ऑक्सीजन को देखकर गुणा करना है। अब देखिए नीचे वाली अभिक्रिया में तो मैंने नवजात ऑक्सीजन 1 जोड़ा, जबकि ऊपर वाली अभिक्रिया में कितने जोड़े, 5। तो नीचे वाली अभिक्रिया को मैं 5 से गुणा करता हूं और ऊपर वाली अभिक्रिया को 1 से। और आयनिक अभिक्रिया और आणविक अभिक्रिया में एक अंतर आपने और देखा होगा, अपन जो जल के अणु ऐड करते थे वो अपन आयनिक अभिक्रिया में केवल ऑक्सीजन को देखकर जल के अणु ऐड कर रहे थे, जबकि यहां अपन हाइड्रोजन को देखकर क्या कर रहे हैं, जल के अणु ऐड कर रहे हैं। और वहां अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, यहां अपन को क्या करना है, नवजात ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, जो कि आगे जाकर कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए पहले अपन नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल कर लेते हैं, यानी क्रियाकारक की तरफ देखिए, यहाँ यदि आप 5 से गुणा करोगे तो ये 5 नवजात ऑक्सीजन और ये उत्पाद के 5 नवजात ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे पूर्ण अभिक्रिया के अंदर। ये आपको पूर्ण अभिक्रिया के अंदर नहीं लिखने हैं। फिर आपको इस अभिक्रिया को 5 से गुणा करना है, 5 दूना 10, जबकि इसके अंदर एक चीज और रह गई है क्या, 6H2O, यानी 6 दूनी 12, यहाँ H2O आपको और जोड़ने हैं, एक पहले से ही पड़ा था और 6 ये, यानी 13 H2O यहाँ हो जाएंगे। फिर आपको गुणा किससे करना है, 5 से गुणा करना है। इस अभिक्रिया को मैंने 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी कितना आएगा, 5 H2SO4, यहाँ पर भी 5 Fe2SO4 का होल थ्राइज, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 दूना 10, यानी ये जो गुणा करके मैंने लिखा है उनको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ गुणा करना है 5 से, 13 इंटू 5 यानी 65, 65 हो जाएंगे यहाँ। अब देखिए आपको पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है। सबसे पहले आप क्रियाकारक को एक तरफ जबकि उत्पाद को दूसरी तरफ लिखना है। 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O प्लस, अब देखो 5 तो ये और 3 ये, यानी 8H2SO4, ये तो हो गया क्रियाकारक। अब लिखना है आपको उत्पाद। उत्पाद के अंदर देखिए K2SO4 प्लस 2MnSO4, फिर है आपका 5Fe2SO4 का होल थ्राइज, फिर है
NH4 का होल ट्वाइज SO4, ये 65 H2O और ये 3 यानी 68 H2O। ये हो गई आपकी पूर्ण अभिक्रिया, यानी जो पूर्ण आयनिक अभिक्रिया है उसका हो गया है निर्माण। क्या हुआ? 2KMnO4 प्लस 10 ApSO4 का SO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6 H2 प्लस 8 H2SO4 K2SO4 2MnSO4 5 Fe2SO4 का होल थ्राइज 10 NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 68 H2O। ये हो गई आपकी जो आणविक अभिक्रिया है वो। अब आपको क्या करना है? प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना है। प्रेक्षण सारणी। अब देखिए प्रेक्षण सारणी का निर्माण किस प्रकार करना है। प्रेक्षण सारणी, अब देखिए इसके अंदर आपको दो प्रेक्षण सारणी बनानी है। सबसे पहले नंबर 1 आपको बनानी है ज्ञात या मानक विलयन, ज्ञात APS व माध्यमिक विलयन KMnO4 के मध्य अनुमापन, और दूसरी बनानी है आपको अज्ञात APS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट व माध्यमिक विलयन KMnO4 के मध्य अनुमापन। यानी ये दो आपको प्रेक्षण सारणियां बनानी है। एक तो ज्ञात APS व माध्यमिक विलयन के मध्य, और दूसरी अज्ञात विलयन यानी APS व माध्यमिक विलयन KMnO4 के मध्य अनुमापन। अपन एक फॉर्मेट देख लेते हैं, उसी प्रकार आपको क्या करनी है, दूसरी प्रेक्षण सारणी का निर्माण करना है। नंबर 1, पिपेट द्वारा लिया गया APS का आयतन। FAS का आयतन। फिर आपको क्या करना है, ब्यूरेट का पाठ्यांक। ब्यूरेट का पाठ्यांक जिसके अंदर आपको दो पाठ्यांक लेने हैं। नंबर 1 प्रारंभिक पाठ्यांक, जिसको अपन छोटे वाले a से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होगा आपका अंतिम पाठ्यांक, जिसको अपन छोटे वाले b से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा ब्लॉक होगा आपके ब्यूरेट द्वारा लिया गया KMnO4 का आयतन, वो होगा B-A। यानी ब्यूरेट में अपन ने कौन सा विलयन भरा था, माध्यमिक विलयन, जो कि कौन सा है अपने पास, KMnO4। और यहाँ अंतिम ब्लॉक होगा सुसंगत आयतन का, सुसंगत आयतन। अब देखिए आपको 3 बार रीडिंग निकालनी है, यानी 3 रीडिंग प्रत्येक अनुमापन की आपको निकालनी होती है, और अंतिम 2 जो रीडिंग है वो समान होनी चाहिए। नंबर 1 पिपेट द्वारा लिया गया आयतन यानी APS का आयतन, वो हमेशा कितना होता है, 20 ml। यदि आपके पास 20 ml की पिपेट है तो वो हमेशा 20 ml की होगी। यदि आपके पास यदि आप 10 ml की पिपेट यूज ले रहे हो तो यहाँ 10 ml आएगा। यानी ये हमेशा कितना हो जाएगा, एक निश्चित यानी 20 ml ही होगा। या आप 10 ml की पिपेट ले रहे हो तो यहाँ आपको 10 ml लिखना है। फिर देखिए प्रारंभिक पाठ्यांक, सबसे पहले जो ब्यूरेट है वो आपको 00 तक यानी 00 पाठ्यांक तक क्या करनी है, भर लेनी है, 00 ml।
फिर देखिए अंतिम पाठ्यांक, यदि मान लीजिए आपका जो रीडिंग वो प्राप्त हुई है 19.8 ml पर, तो ये आपका क्या होगा, अंतिम पाठ्यांक होगा। अब B-A कीजिए, यानी B में से, यानी 19.8 में से 0 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 19.8 ml प्राप्त होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दूसरी आप रीडिंग क्या कर सकते हो, जहां आपने पहली रीडिंग खत्म की है वहीं से आप क्या कर सकते हो, दूसरी रीडिंग शुरू कर सकते हो। यानी 19.8 ml से मैंने क्या किया है, दूसरी रीडिंग शुरू की है और मेरे को अंतिम पाठ्यांक प्राप्त हुआ, मान लो 39.3 ml। यानी मैंने 19.8 से स्टार्ट किया और आपको यदि प्राप्त हो गया 39.3 पर क्या अंतिम बिंदु, तो आपको ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन लिखना है B-A करके, यानी 39.3 में से क्या घटाना है, 19.8 को घटाना है, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा 19.5 ml। फिर तीसरी जो रीडिंग ले रहे हो उससे पहले आपको ब्यूरेट को वापस भर देना है, क्योंकि आपकी तीसरी रीडिंग यानी अंतिम बिंदु प्राप्त होने से पहले ही वो ब्यूरेट खाली हो जाती है। यानी नॉर्मली जो ब्यूरेट होती है वो 50 ml की ही होती हैं। तो आप क्या करोगे, तीसरी जो रीडिंग लेने से पहले आप क्या करोगे, वापस जो ब्यूरेट है उसको 0 ml तक भर लोगे और जो आपको दूसरा अंतिम बिंदु प्राप्त होगा वो होगा 19.5। यानी दो पाठ्यांक तो आपको समान प्राप्त होने ही चाहिए। पहला थोड़ा अधिक हो सकता है, अधिक क्यों होता है, क्योंकि पहली बार तो आपको पता नहीं होता कौन से बिंदु पर आपको उसका रंग चेंज होगा, यानी अंतिम बिंदु प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी और तीसरी बार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 19.8 से पहले ही आपको एक एक बूंद करके विलयन गिराना है। तो आपको 19.5 पर 19.5 पर यानी दो जो पाठ्यांक हो गए वो आपको समान प्राप्त होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं तो आपको चौथी बार और आपको काम करके दो पाठ्यांक आपके समान लेके आने हैं। और जो दो पाठ्यांक आपके समान आए हैं यानी 19.5 ml, ये क्या होगा, आपका सुसंगत आयतन होगा। सुसंगत आयतन का मतलब है जो दो समान पाठ्यांक आपको प्राप्त हुए हैं वही क्या है, आपका सुसंगत आयतन है। ये तो था ज्ञात एपीएस व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन। इसी प्रकार आपको अज्ञात एपीएस व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन करना है और आपको उसका क्या निकालना है, सुसंगत आयतन निकालना है। अब देखिए ये किसका आयतन था, जो सुसंगत आयतन है ये किसका आयतन था, KMnO4 का आयतन था जो सुसंगत आयतन है। चलिए फिर आपको क्या करना है, दूसरी सारणी बनानी है किसके मध्य, अज्ञात एपीएस व KMnO4 यानी माध्यमिक विलयन के मध्य, वो आप बना लीजिएगा। इसी प्रकार ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करनी है, गणना करनी है। गणना करने के लिए 4-5 बिंदु है उसको आपको ध्यान रखना है। गणना नंबर 1, जो मानक विलयन है उसकी जो नॉर्मलता है या मोलरता है वो आपको लिख लेनी है। मान लो अभी मेरे को ज्ञात करना है, शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करना है एपीएस का, तो मैं इसको नॉर्मलता की सहायता से भी कर सकता हूं और मोलरता की सहायता से भी इसको कर सकता हूं। तो मैं इसको अभी नॉर्मलता की सहायता से करता हूं। यानी जो मानक विलयन दे रखा है, मानक विलयन की नॉर्मलता यानी मैं इसको नॉर्मलता की सहायता से कर रहा हूं। यानी जो मानक विलयन दे रखा है उसकी नॉर्मलता आपको क्या करनी है, यदि आपको नॉर्मलता के अंदर दे रखा है तो डायरेक्ट आप नॉर्मलता इसके अंदर लिख सकते हो। यानी जो ये ज्ञात यानी मानक विलयन का मतलब है ज्ञात विलयन, जो कि आपको पहले से ही ज्ञात विलयन दे रखा होगा। लेकिन कभी कभार क्या होती है, इसकी जो सांद्रता है नॉर्मलता या मोलरता में ना देकर के ग्राम प्रति लीटर में दे रखी होगी, जो कि इसी उद्देश्य के अंदर ऐसा ही दे रखा है। 13.0706 ग्राम प्रति लीटर इसकी क्या दे रखी है, सांद्रता दे रखी है। अब इसको
नॉर्मलता के अंदर बदलने के लिए आप क्या करोगे, जो सांद्रता दे रखी है ग्राम प्रति लीटर में, उसके अंदर आप तुल्यांकी भार का भाग दोगे, तुल्यांकी भार का भाग देना है। FAS का जो अणुभार होता है वो होता है 392.12 और ये इसका क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, क्योंकि Fe+2 Fe+3 के अंदर चेंज होगा और इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, 1, यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या करना, आपको भाग देना है और उससे आपको क्या प्राप्त होगा, अणुभार के अंदर यदि आप त्यागे गए इलेक्ट्रॉन का भाग देते हो तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, तुल्यांकी भार प्राप्त होगा, यानी 392.12। यदि आप इसका भाग दे रहे हो तो इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। फिर नंबर 2 आपको काम करना है, जो माध्यमिक विलयन है उसकी आपको क्या करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ज्ञात विलयन की सहायता से क्या करोगे आप, माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। माध्यमिक विलयन कौन सा है, KMnO4 की नॉर्मलता वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, N1V1 बराबर N2V2। अब देखिए इसके अंदर N1V1 क्या है, N2V2 क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जो N1 है वह है आपका ज्ञात विलयन या मानक विलयन की नॉर्मलता, मानक विलयन की नॉर्मलता जो कि आपको दे रखी है, यानी यही क्या है, आपका N1 है। V1 क्या होगा, मानक विलयन का आयतन। अब देखिए अपन ने पहले भी बात की थी, यानी जो FAS है उसको किसके द्वारा बढ़ना है, पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में बढ़ना है। अपने पास पिपेट कितने ml की थी, 20 ml की थी, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। फिर N2 जो कि क्या है, माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता, जो कि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। V2 क्या है, माध्यमिक विलयन का आयतन है। ये आयतन यानी वो आयतन होगा जो पहली सारणी से जो आपको प्राप्त होगा, यानी ज्ञात विलयन व माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन की जो आपने सारणी बनाई है उसके अंदर अपन को प्राप्त हुआ था 19.5 ml, यानी जो अपने पहली सारणी का जो आयतन था वो था 19.5। अब इसके अंदर आपको N2 ज्ञात करना है। N2 बराबर N1V1 बटा V2। N2 बराबर क्या होगा, N1 का मान है 13.0706, 13.0706 बट्टा 392.12, ये तो हो गया N1 का मान। फिर देखिए V1 कितना है, V1 है आपके पास 20 ml बट्टा V2 है 19.5 ml, ये तो हो गया आपके जो माध्यमिक विलयन की क्या थी, नॉर्मलता ज्ञात हो गई। अब आपको क्या करना है, अज्ञात विलयन, अज्ञात विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अज्ञात विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज लेना है N3V3 बराबर N4V4, N4V4। अब इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, N3 क्या है, N3 है आपके अज्ञात विलयन की नॉर्मलता, अज्ञात विलयन की नॉर्मलता। V2 क्या है, अज्ञात विलयन का आयतन, अज्ञात विलयन का आयतन। देखिए अज्ञात विलयन आपने यानी जो FAS यानी ज्ञात व अज्ञात विलयन हमेशा पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरा जाता है और पिपेट का आयतन कितना है अपने पास, 20 ml।
फिर देखिए N4 है माध्यमिक विलयन का आयतन। माध्यमिक विलयन का N4 है अपने पास, माध्यमिक विलयन की नॉर्मलता, जो कि अपनों को कितनी प्राप्त हुई है, N2, यानी जो N4 है वह किसके बराबर होगा, N2 के बराबर। और V4 माध्यमिक विलयन का आयतन, जो कि आपको दूसरी सारणी बनानी है, जो कि किसके मध्य होगी, अज्ञात विलयन व माध्यमिक विलयन के मध्य आयतन, जो कि आपको अलग से बनानी है, जो कि अपन ने नहीं बनाई थी। अपन ने केवल एक सारणी बनाई थी, मैंने केवल एक जो फॉर्मेट है किस प्रकार आपको सारणी बनानी है वो बताया था। आपको दूसरी सारणी आप बनाओगे तो उसके अंदर जो सुसंगत आयतन प्राप्त होता है वो आपको लेना है V4 के अंदर, यानी जो V4 होगा वह दूसरी सारणी का सुसंगत आयतन होगा। मान लो मैंने दूसरी सारणी बनाई जिसके अंदर मेरे को 18.8 ml प्राप्त हुआ, 18.8। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, N3 यानी अज्ञात विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। मान लो N3 बराबर कितना हो जाएगा, N4 V4 बटा V4 बटा V3, ये नीचे जाएगा तो V3 हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए N3 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, N4 का मान रखना है। N4 क्या है, N2, यानी जो N4 है वह किसके बराबर है, N2 के बराबर है। या मैं लिख लेता हूं, चूंकि N4 बराबर किसके बराबर है, N2 के बराबर है। अब N4 का मान कितना है, 13.0706 इंटू 20 बटा 392.12 इंटू 19.5। अब आपको क्या करना है, V4 का मान रखना है। V4 अपने पास कितना है, 18.8। फिर रखना है V3 का मान। V3 का मान कितना है अपने पास, V3 का मान कितना है अपने पास 20 ml, यानी 20 ml। N3 V3 V4 N4 और V4। अब देखिए इसके अंदर कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यानी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 13.0706 इंटू 18.8 बट्टा 392.12 इंटू 19.5, ये आपके पास बचेगा। मान लो क्वेश्चन यहाँ तक ही था कि दिए गए बोतल बी में दिए गए अज्ञात तो एपीएस की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ तक ही काम करना है। कहाँ तक, N3 तक ये नॉर्मलता निकल जाएगी। यहाँ से आप काउंट करके ये आप निकाल सकते हो, लेकिन इस उद्देश्य के अंदर आपको क्या निकालना है, प्रतिशत शुद्धता निकालनी है। तो नेक्स्ट बिंदु होगा अपन का अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी जो नॉर्मलता है उसको ग्राम प्रति लीटर में बदलना पड़ेगा। नंबर 4, ये इसी प्रकार आपको पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 4, अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको बदलनी है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार, यानी नॉर्मलता का संबंध किससे होता है, तुल्यांकी भार से होता है, तुल्यांकी भार। और देखिए अज्ञात विलयन कौन सा है, अज्ञात विलयन है आपका एपीएस। एपीएस का तुल्यांकी भार कितना है, 392.12। अब देखिए अज्ञात विलयन की नॉर्मलता अपन को कितनी प्राप्त हुई है, N3, यानी 13.0706 इंटू 18.8 बट्टा 392.12 इंटू 19.5। इसको किससे गुणा करना है, तुल्यांकी भार से, यानी 392
92.12 से गुणा करना है। अब देखिए 392 से 392 कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बचेगा 13.0706 इंटू 18/19.5। अब इसको आप सरल करोगे तो आपको सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगी। मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, दे रखा है कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ तक आपको क्या करना है, काम करना है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ये आपने सांद्रता किस में कर ली, ग्राम प्रति लीटर में। लेकिन अपने उद्देश्य के अंदर क्या दे रखा है, शुद्धता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपन ज्ञात कर रहे हैं शुद्धता प्रतिशत। तो शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पॉइंट नंबर 5, अज्ञात विलयन की शुद्धता प्रतिशत बराबर जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी प्राप्त हुई, 13.0706 इंटू 18.8/19.5 इंटू एक अशुद्ध नमूने का जो ग्राम प्रति लीटर विलयन का ग्राम प्रति लीटर में भार दे रखा था या आयतन दे रखा था 14 ग्राम प्रति लीटर। एक अशुद्ध नमूने को 1 लीटर में घोलकर बनाया गया था, उसका क्या करना है, भाग देना है। यहाँ 14 यहाँ भाग दोगे और 100 से आप यदि गुणा करोगे तो आपको यहाँ शुद्धता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। शुद्धता प्रतिशत प्राप्त करने के लिए नंबर 1 तो आपको क्या करना है, ये मैं यहाँ सूत्र लिख लेता हूँ। अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटा अशुद्ध नमूने का आयतन ग्राम प्रति लीटर में इंटू 100। ये आप कार्य करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्धता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको ये लगभग 90% शुद्धता प्रतिशत प्राप्त होगा। ये अपना कार्य पूर्ण हुआ है यहाँ। यानी आपको क्या दे रखा होगा, यानी आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ, शुद्धता प्रतिशत किसका, FAS, जो कि क्या है, एक अज्ञात विलयन है। फिर आपको लिखना है परिणाम। परिणाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, दिए गए अज्ञात FAS का शुद्धता प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ, अपन को 90% प्राप्त हुआ। ये आपको लिखना है परिणाम के अंदर। ये अपना कार्य पूर्ण हो जाता है, जो कि क्या है, टाइटेशन, जो कि 11 नंबर की है। यदि आप इतना कार्य करते हो तो आपको पूर्णतः 11 नंबर प्राप्त होंगे, जो कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे अधिक नंबर देने वाला एक क्वेश्चन है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।